अभी जब मीना से जब बातचीत वहाँ पे हुई है, वहाँ पे भी थोड़ा रिफ्लेक्शन वहाँ पे भी हुआ है, तो उसके बाद जो प्रश्न आ रहे हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। मैं मोहन भाई से 2019 में मिली थी, 19-20 में मिली थी जब BRM में हम बहुत बार मोहन भाई से मिलते रहते थे सर्वानुमति को लेकर रिफ्लेक्शन और उनसे बातचीत करते थे तब से। और आई थिंक 2016-17 में जब हम लोग सर्वानुमति इवन करने के सोच रहे थे, उसका आइडिया ही आया था, तब भी वो आइडिया से बहुत सारे मोहन से बातचीत का विषय की बातचीत में और वहाँ से भी निकल के आए हैं। मोहन जी 30 वर्ष से आप मेघालय का हैं, मतलब पहले तब से आप वहाँ पे हैं, जब से वो हो रहा है सर्वसहमति की प्रक्रिया हो रही, तब से वहाँ पे भी हैं। और अभी मोहन भाई वहाँ पे रहते नहीं है, मतलब वहीं पे रहते हैं, बट वो सहयोगी मित्र की तरह वहाँ पे अपना मतलब उनका रोल है, सहयोगी मित्र है वहाँ पे, मतलब कि मतलब एक ऐसा पर्सन जो एज अ फ्रेंड है, मतलब एक प्रक्रिया में जहाँ पे भी मदद करनी है, जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे विल हेल्प देयर, उस तरह का रोल निभा रहे हैं। और आई थिंक अध्ययन अध्ययन और जो निर्णय का प्रक्रिया होता है वो अलग अलग होना चाहिए। ये सारे जो कुछ चीज़ें ये एटलीस्ट हमने BRM में मोहन भाई से ही सुनी और वहाँ से आई है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारा है। और हम लोग भी तो हमारा तो मोस्टली से मोहन भाई से ही आई है, तब हम तक शुरुआत की है BRM में। सो कुछ भी पूछना हो सर्वानुमति को लेके तो मोहन भाई इज़ द पर्सन, क्योंकि हमको उन्होंने बताया है कि एक संभवता भी है, इसको आप अपने तरीके से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको आपके संदर्भ में आपकी संस्था के साथ और युवाओं के साथ किस तरीके से उस एसेंस को लेके जाना, तो वो सब हमने मोहन भाई से ही सीखा। तो किसी भी तरह के प्रश्न, कोई भी उलझने हैं वो लेके आ सकते हैं। जो पिछले 2 दिन से भी अगर कोई प्रश्न छूट गए हैं या पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं मिली है, मेधा तो हम अभी गए, बट इसकी प्रक्रिया तो हमारी पहले से मोहन भाई के साथ बातचीत करके उनसे समझ के ही शुरू हुई। मैं पहले प्रश्न पर पूछना चाहता था क्योंकि थोड़ा ये उधर से भी आ रहा है कि हमें बहुत बार बोला गया कि मोहन भाई थे जिनकी वजह से आप आए। तो मेरा नाम शंकर है और मैं BRM से 2 साल से और 2 साल में मैंने जो भी काम किया था वो काम में मुझे सर्वानुमति बहुत अच्छा लग रहा था कि सर्वानुमति कुछ अलग चीज़ और मुझे मेघालय का भी आना तो वो भी पॉसिबल हो पाया। मेघालय में आने के बाद मुझे जो प्रक्रिया समझी और जो मुंबई में कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से वो कर पाए। तो मेरा प्रश्न ये था कि थोड़ा सा बीच में ऐसा समय था कि जहाँ पर हमें लग रहा था कि हम सर्वानुमति अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम उसको बाहर किस तरीके से ले जा सकते हैं या फिर हम वो नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारी समझ कम है, तो हम बाकी लोगों तक कैसे पहुँचें। मेरा सवाल ये था कि हमें क्या समझना चाहिए अगर हम कोई भी किसी भी जन को अगर बता रहे हैं कि ये सर्वसम्मति है या सर्वसर्वसम्मति है और इस तरह की प्रक्रिया आपको भी करनी चाहिए। अगर ये मुझे इस तरीके से बाहर बताना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें उनको भी बतानी। मेरा नाम आकाश है और मेरा प्रश्न जो अभी मेंधा में मैंने वो सवाल पूछा था कि जैसे एक चीज़ जो समझ में है कि मेंधा में सिंस ट्राइबल्स एंड आदिवासीज रहते हैं तो वहाँ पे सामूहिक डिसीजन एंड सामूहिक वे ऑफ गोइंग उनके लिए काफ़ी नेचुरल है। ऐसे नहीं है कि वो सर्व अनुमति जो हम अभी बात कर रहे हैं जो शब्द है उसके पहले नहीं करते थे, वो पहले से ही वैसे उनका कलेक्टिव लिविंग होता ही था। और उधर बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक है, मतलब उनका सोसाइटी है, लाइवलीहुड है, जंगल एक्सेट्रा वो सब है। तो उधर वो चीज़ मैंने देखी। और फिर जब मतलब जब फिर उससे आता है कि ओके ये सब चीज़ें हैं तो मुंबई एक शहर है उसमें ये सब चीज़ें नहीं है तो पॉसिबल है क्या, तो मैंने ऐसे सवाल देवाजी को पूछा था तो उन्होंने बोला था कि फिर तुम उन्हीं लोगों के साथ चालू करो जो लोग इस चीज़ को करना चाहते हैं, भले सबको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे उनका सवाल था। लेकिन मेरा उस पर क्वेश्चन जो आगे प्रश्न ये है कि ऐसे समय में फिर आप डाइवर्सिटी कैसे रखोगे, क्योंकि अभी मतलब BRM में भी थोड़े बहुत लोग हैं जो एक जैसा, मतलब अगर एक प्रपोजल होगा
तो उसके ऊपर पता है कि काफ़ी लोग एक जैसा बात करेंगे, तो वो काफ़ी सिंपल, इट्स वेरी इजी कि वो लोग साथ में आके वो प्रक्रिया करें एंड सो ऑन। बट उसमें डाइवर्सिटी हो गई या वॉइस ऑफ माइनॉरिटी, वो सब नहीं हो पाता या वो सब नहीं हो पाएगा। तो जो लोगों को इंटरेस्ट है वो उन्हीं के साथ करते हुए तुम डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स एंड और नए लोगों को कैसे इंक्लूड करते रहो, स्पेशली इन सिटी कॉन्टेक्स्ट है, स्पेशली एक जगह जहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो गांव में होती है वो नहीं है। मेंधा एक समूह है जिसके अंदर व्यक्तियों के लिए जगह बना के, उनकी आवाज़ के लिए जगह बनी, उनको उनमें आत्मनिर्भरता, उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन उस प्रोसेस में हर व्यक्ति का हुआ, जिसके साथ समूह का भी हुआ। और मुंबई में हमारा जो हमारा संदर्भ है, वहाँ पे हम काफ़ी व्यक्तिगत तरीके से रहते हैं और ना ही हमारी एक शारीरिक फिजिकल स्पेस है जहाँ पे हम साथ में रह रहे हैं। तो समूह बनने की कोशिश कर रहे हैं हम, समूह है नहीं, समूह बनने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसमें भी हमारा इंटेंट तो सेम है, लक्ष्य अलग नहीं देखती मैं, लक्ष्य समान देखती हूँ का। तो उस तरफ, उस समय में, उस संदर्भ में हमारे लिए क्या करना ज़्यादा आवश्यक है या किस तरीके से हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। पहला तो मेरा सवाल आपसे है कि आपने भिन्नता तो देखी उनके अंदर और आपके अंदर, लेकिन क्या कॉमन है आप और उनमें, उसको देखा आपने? समूह के तरह रहना कि हम भले सिटी में हैं, बिहार है, फिर भी एक समूह की तरह रहना चाहता है, परिवार की तरह रहना चाहता है, और वही सी भाव मेरा समूह और इंसान है, वो भी इंसान है, हम भी हैं, और सिमिलर नीड्स हैं, मतलब एक दूसरे से मेल अपनापन रखने की, कनेक्ट करने की, संबंध रखने की। तो ये तो आपने बहुत अच्छा देखा कि वो भी इंसान है और हम भी इंसान। दूसरा, वो जैसे सोचते हैं आप भी सोच सकते हैं, भाई वो राज्य के एक सिरे में रहते हैं और आप दूसरे सिरे में रहते हैं, वो आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन आप अर्बन एरिया में, शहर मुंबई जैसे महानगर में रहते हैं। तो दो कॉमन चीज़, एक तो इंसान होना और सोच एक जैसी। तो आपको ये इससे एक समझ में आएगी बात कि ये जो क्षमता है अलग तरह से सोचने की, वो एक इंसानी क्षमता है। हर इंसान इस तरह से सोच सकता है, और वो सोचने के लिए उसको आदिवासी क्षेत्र या शहरी क्षेत्र की कोई कंडीशन नहीं है, तो हर इंसान ये कर सकता है। दूसरी बात है कि मेंढा और आप में अभी जो भिन्नता है वो यूनिट की है। आप व्यक्ति के स्तर पे मोटिवेट करो और विचार करो, और आपका ऐसे व्यक्तियों का छोटा एक समूह है, फिर वो संस्था होगी या तो आप समूह होगा, और आप की भूमिका व्यक्ति के रूप में उस तरफ जा रही है। मेंढा देखा ये एक गांव है, ये व्यक्ति और गांव के बीच का अंतर आपको समझना। और आप अगर महानगर में रहते हैं मुंबई में, तो आप गांव जैसा एक यूनिट महानगर में भी है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे आसपास में लोग रहते हैं, और वो जो जिस डाइवर्सिटी की बात आप कर रही थी, वो डाइवर्सिटी वहाँ पे भी है। जितनी मेंढा में है उतनी वहाँ पे भी है, और उतनी दुनिया में भी है। मेंढा में दुनिया में जितने तरह के लोग हैं, वो सब तरह के लोग मेंढा में, सब सज्जन है, साधु है, ऐसा नहीं है, और सब एक जैसा सोचते हैं, ऐसा नहीं है। उनका सोच एक बिंदु पे एक है, वो है हमारा निर्णय हम सर्वसम्मति से ही है, बस। बाकी तो बहुत भिन्नता है, और ये यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो अगर इंसान के अंदर जो सोई हुई ताकत है, ऊर्जा है, उसका अनुभव करना है, तो व्यक्ति के स्तर पे आप एक हद तक कर सकते हैं जागने के बाद, लेकिन उसकी असली अनुभव की अगर बात आपको करनी है, तो वो यूनिट में वो प्रकट होगी, और वो है यूनिट एक गांव का या मोहल्ले का। इसका मतलब है कि कम से कम 150 से 300 मतदाताओं तक आसपास रहने वाले लोगों का ऐसा समूह
कि जिसमें सभी लोग, उसमें फिर विचार वाले लोगों को चुनना नहीं है, जितने भी लोग वहाँ रहते हैं आसपास में, जितनी भी डाइवर्सिटी है, स्त्री पुरुष तृतीय पंथीय या और भी तरह के लोग जितने भी हैं, अमीर गरीब मजदूर मालिक, जितने भी भेद हो सकते हैं सब वहाँ पे है, वो सब मिला के एक यूनिट बनता है। और फिर सर्वसहमति की बात उन्होंने तय कर दी होगी। वो अगर सर्वसहमति से तय करेंगे कि अब इसके आगे का हमारे मोहल्ले का निर्णय या हाउसिंग सोसाइटी का भी निर्णय हम सर्वसहमति से ही लेंगे, तो वो इंसान के अंदर जो ऊर्जा है, जो सोई हुई है ताकत है, वो प्रकट होगी, वो मल्टीप्लाई होगा। व्यक्ति भी एक अपने आप में पूरा यूनिट है, लेकिन उसके बाद वाला यूनिट जो है वो एक परिवार नहीं हो सकता। बहुत बार लोग कंफ्यूज करते हैं कि परिवार से वो यूनिट हो सकता है, लेकिन परिवार वैसा यूनिट नहीं जैसे गांव है। और उसका कारण यह है कि परिवार ये शादी से बनता है, रक्त संबंध से बनता है, और गांव जो है वो वहाँ पे शादी और रक्त संबंध नहीं, इंसानी रिश्ता ही बनता है। तो वहाँ पे गांव में या मोहल्ले में ही ये सब है। तो आप यहाँ पे जो आपकी भूमिका है वो आपको देखनी होगी कि हम एक सहयोगी मित्र के रूप में ज़्यादा अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं। कि जब ऐसा यूनिट आपको मिलेगा मुंबई महानगर में कि जो आप जैसे सहयोगी मित्र को ढूंढ रहा है, तब आपको अलग तरह का अनुभव आएगा कि मुंबई का एक मोहल्ला आपको मिल जाए और आप सहयोगी मित्र के रूप में तैयार है उसके साथ काम करने, तो फिर जब वो मोहल्ला और आप मिलकर काम करोगे तो आपको बहुत तरह का अलग अनुभव आएगा जो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। उससे आपका भी विकास होगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, आपको ज़्यादा सुख शांति समाधान मिलेगा और उस गांव को भी ताकत मिलेगी। दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन, उस तरह की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो ये यूनिट का फर्क आपको समझ में आया। उसके बारे में अगर कुछ सफाई अगर चाहते हैं तो उस पर पहले ज़्यादा फर्क, क्योंकि उसको जब तक पकड़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। सहयोगी मित्र के रूप में आपका तैयारी का मतलब है कि आपको ज़्यादा भूख लगता है कि अब ऐसे गांव कहाँ है उसको ढूंढें। गाँव तो आपको नहीं ढूंढेगा, मोहल्ला तो आपको नहीं ढूंढेगा, वो तो है, उसकी ज़रूरत भी है, वो अलग है। और जैसे आप अलग है, मुंबई में इतने लोग रहते हैं लेकिन आप अलग तरह से विचार करते हैं। मेंढा भी आदिवासी है इसलिए इस तरह का गांव है, ऐसे सोचना गलत है, क्योंकि ऐसे ही आदिवासी गांव वहाँ पे बहुत है। मेंढा के इर्द गिर्द ही 50 गाँव है। अगर आदिवासी होने के कारण ही ऐसे होना होता तो 50 गाँव में भी होता, या कम से कम 40 गाँव में तो होना चाहिए। लेकिन मेंढा के अलावा और किसी गाँव में ये नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि आदिवासी होने से ये नहीं होता है। इस आदिवासी है, गैर आदिवासी है, इस जाति का है, इस धर्म का है, इस पंथ का है, इसलिए नहीं होता। इसलिए होता है कि वो इंसान जैसे अलग होता है वैसे ही गांव या मोहल्ला भी अलग होता है। सोशियोलॉजिकल फैक्ट को आपको समझना होगा कि अभी तक हम अलग तरह के इंसान को तो मानते हैं कि इंसान अलग होते हैं। जैसे हमने भी अपने आप को पहचाना कि हमारे परिवार, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त जो शुरू में थे वो अलग थे, और फिर जब आप लोग एक दूसरे को मिले तो अच्छा लगा। कि हाँ, जब हम अकेले थे तो ऐसे महसूस होता था कि कोई पागल है कि अलग तरह से सोचते, लेकिन अपने जैसे सोचने वाले मिले तो लगा नहीं, ऐसे सोचने वाले भी होते। तो जैसे व्यक्ति अलग होते हैं वैसे गांव समाज होगा या मोहल्ला समाज भी अलग होते हैं। इस पर पहले भरोसा करना होगा, और फिर जैसे अपने जीवन साथी के लोग खोज करते हैं। हर व्यक्ति का, पुरुष हो या स्त्री हो, एक मुकाम ऐसे आता है कि उसको जीवन साथी की जरूरत होती है और वो ढूंढते हैं। तो जिस तीव्रता से ढूंढते हैं वो तीव्रता से अगर आप इसको ढूंढेंगे मोहल्ले को या गाँव को, तो वो कहीं आसपास में ही है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन वो तीव्रता आप में चाहिए ढूंढने की।
तैयारी आपकी जब हो जाएगी तो वो भी आपके पास आएगा। इस पे आपको भरोसा, क्योंकि आप भी प्रकृति का हिस्सा है और वो भी प्रकृति का हिस्सा है। प्रकृति का भी एक तरीका है काम करने का। प्रकृति में भी जरूरतें पैदा हुई है और उनको जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति आपको बहुत मदद करती है। आपने विचार में भी आपने देखा होगा कि आप जब अकेले थे तो आपको किसी दोस्त से या किसी और मित्र से मिला दिया कि जो आप ऐसे, आप कहीं रुक गए तो कोई किताब आप तक पहुंच जाती है जो आपको उस विचार से और आगे ले जाती है। ये काम किसने किया? किताब कैसे आपके पास आई? व्यक्ति आपको कैसे मिला? ये प्रकृति का एक काम है, वो करती रही। लेकिन प्रकृति को काम करने के लिए मौका आपको देना होगा। जब आपको उसके लिए प्यास लगेगी या तो भूख लगेगी। प्रकृति तब देती है पानी जब आपको प्यास लगती है। प्रकृति खाना तब देती है जब आपको भूख लगती है। तो ये भी प्रक्रिया उसी तरह की। प्रकृति के हिसाब से जब हमारा समय आएगा तब हम किसी और का मोहल्ले के लिए करने के साथ उनको करने में सहायता करें। बट अभी जहाँ पर हम हैं बाहर भी नहीं ढूंढ रहे। अभी तो हम कह रहे हैं कि अंदर ही हम और कैसे इसको गहराई से सीख पाए। वहाँ पर ही हमको लगता है कि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, हम अटक रहे हैं। और उन चीज़ों को लेके मेरा प्रश्न था कि किस तरीके से अगर हम व्यक्तिगत तरीके से भी इसको देख रहे हैं तो उसको हम समूह में बनने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको दूसरी चीज़ पे आना पड़ेगा बेटा। पहले हमने देखी निर्णय लेने की प्रक्रिया, जहाँ पे बहुत सारा समूह जो है, जहाँ पे प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, इतनी संख्या है। क्योंकि ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो फिर प्रतिनिधि करेगा। लेकिन 150 से 300 मतदाता आराम से बैठ कर बात कर सकते हैं। 300 से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको 150 के 2 यूनिट, क्योंकि कोई प्रतिनिधि की जरूरत है। तो जहाँ पे प्रतिनिधि की जरूरत नहीं है ऐसे यूनिट में निर्णय हो, लेकिन वो निर्णय सही हो, इसके लिए जरूरत होती है ज्ञान, नॉलेज। जितना ज्ञान आपका होगा उतनी ही बात आप कर पाएंगे और उतना ही निर्णय सही होगा। आपका ज्ञान कम होगा, गलत होगा तो निर्णय गलत होगा, अनुभव आएगा कैसे किया उससे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा निर्णय, इसलिए ज्ञान भी अच्छे से अच्छा होगा। तो उसके लिए अध्ययन मंडल, ज्ञान के लिए आज तक का तरीका ऐसा है कि कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो बहुत किताबें पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो बहुत ज्ञानी होते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में होते हैं, या तो मठाधीश होते हैं, या तो गुरु होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनके पास ज्ञान होता है। तो लोग उनसे पूछते हैं तो परावलंबन हो जाता है। जैसे निर्णय के लिए हम स्वावलंबन, ये हमारे स्वराज का हिस्सा है, हमारी आज़ादी का हिस्सा है कि हमारा निर्णय, मेरा निर्णय मैं लूँगा, ये मेरा स्वराज का हिस्सा है। मेरे गांव का निर्णय कौन लेगा? मेरा गाँव, मेरे मोहल्ले का निर्णय मैं लूँगा, ये मेरी स्वतंत्रता का हिस्सा है, उससे हम सौदा नहीं कर सकते। तो फिर ज्ञान के बारे में क्यों करेंगे? निर्णय हमारा है तो ज्ञान भी हमारा होगा। तो ज्ञान में प्रकृति का ऐसा है कि हर गांव में, हर मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जो इसके लिए प्रकृति द्वारा सक्षम होते हैं। उनको इसमें इंटरेस्ट होता है, उनके बहुत सवाल होते हैं, वो बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, वो किसी भी नई चीज़ को बहुत जल्दी देख लेते हैं, परख लेते हैं और अपने आँख और कान बहुत खुले रखते हैं। और जब भी नई चीज़ पकड़ने आती है तो उनकी ज़रूरत होती है कि दूसरे किसी से बात करें। तो ऐसे लोग हर जगह होते हैं, शहर में भी। फिर वो चाय की टपरी पे या कहीं या पे बैठ के गपशप करते हैं। लोग उनको कहते हैं कि ये तो आलसी लोग हैं, गपशप करते हैं, लेकिन वो आलसी नहीं है। प्रकृति ने उनको ज्ञान का एक क्षमता दी है और उसको वो बढ़ाते रहते हैं। लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करें वो लोग। मेंढा ने पहली बार ये कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि ऐसे लोगों का एक नेचुरल अध्ययन मंडल है, स्टडी सर्कल है, उससे आप सहयोगी मित्र के रूप में जुड़ते हैं और इस कंडीशन पे जुड़ते हैं कि हम अध्ययन में निर्णय नहीं लेंगे। गांव का निर्णय वहाँ नहीं होगा, मोहल्ले का निर्णय वहाँ नहीं होगा, हाउसिंग सोसाइटी का निर्णय वहाँ नहीं होगा। लेकिन जिनको अध्ययन में रुचि है, ऐसे लोग बैठ के गाँव के लिए, मोहल्ले के लिए, हाउसिंग सोसाइटी के लिए हम सोचें। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है उसको बोले। दुनिया में जितना भी हो रहा है उसमें नहीं बोले, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण, क्योंकि आदमी उसी में ताकत लगाता है जिसको उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण।
नहीं तो ताकत नहीं लगाते। तो ये कंडीशन बहुत जरूरी है कि हम ऐसा अध्ययन मंडल बनाएं। तो आपके लिए भी ये जरूरी है कि आपका अध्ययन मंडल कौन सा है क्या? नहीं है तो आपको उसको ढूंढना होगा आपके समूह में। आपके समूह में भी ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह से निर्णय नहीं लेना है, फिर भी बात करने में रुचि, आनंद आता। और कुछ लोग हैं कि जिनको मजा नहीं आता, वो बोलते निर्णय में जहाँ होगा वहीं पे हम आएंगे और बात करेंगे। निर्णय क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें हमें ज़्यादा रुचि। ऐसे दो तरह के लोग होते ही हैं। जो अध्ययन में होते हैं वो तो निर्णय में रहेंगे, लेकिन जो निर्णय में रहते हैं वो सारे अध्ययन में होते हैं या अपेक्षा छोड़ देते हैं। और फिर आपको ऐसा अध्ययन मंडल ढूंढना चाहिए अपने में से और उसको कन्वर्ट करना। ये अध्ययन मंडल आपका नॉलेज क्रिएट करेगा। आप जो भी समस्या होगी निर्णय में उसके ऊपर अध्ययन मंडल काम करेगा और सोल्यूशन तक पहुंचेगा। फिर वो निर्णय प्रक्रिया में रखेगा सामने, सही होगा तो सब लोग मान लेंगे, नहीं होगा तो फिर बात होगी। तो ये मेंढा से आपको ये सीखना पड़ेगा कि सिर्फ निर्णय की जगह महत्वपूर्ण नहीं है, अध्ययन की जगह भी उतनी है। वो काम आप अभी भी आप कर सकते हैं और वो जितना करोगे उसका आपको फायदा होगा। जब कलेक्टिव जो हम बात कर रहे हैं हमारी कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की, तो अध्ययन अगर कुछ ही लोग कर रहे हैं तो लोग कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस कैसे बिल्ड होगा सबके साथ में? मेरा नाम रोहित बारन, मैं आशा किसान स्वराज में कपिल भाई के साथ काम करता हूँ। डायरेक्ट जजमेंट दो सवाल थे, दोनों जुड़े हुए थे। एक कि मेंढा में परिवार से दो लोग, एक पुरुष एक महिला की भागीदारी सर्वसहमति के प्रक्रिया में रखी थी। और उसका एक अच्छा एक समझ ये भी बनी कि क्योंकि जो बहुत सारे फैसले होने हैं वो परिवार में ही जाने हैं, क्योंकि परिवार से एक पुरुष एक महिला सर्वसहमति की प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि जो भी फैसले लेने हैं परिवार में भी जाने हैं, तो परिवार की भागीदारी भी एक तरह से बन जाती है। और जब हम अगर या फिर जो परिवार की स्थितियाँ जो थोड़ा टूट भी रहे हैं जिस तरह, और हमने कहा कि परिवार को एक गट न मानते हुए वाली जो मुझे लग रहा है वो सही है, सही इसमें है, गलत है या कुछ सुधार की जरूरत है, अगर उस पर आप बोल सकें। दूसरा सवाल ये कि अगर हम अलग अलग जगह पे रह रहे हैं उस संदर्भ में भी क्या ये प्रक्रिया संस्थानों में समूहों में वैसे चल सकती है क्या? पहला तो इनका सवाल है कि अध्ययन मंडल में निर्णय प्रक्रिया में जितने लोग हैं उतने सब नहीं आएंगे, कुछ ही लोग, तो फिर उन ज्ञान का प्रक्रिया का प्रभाव वहाँ तक है ना। क्योंकि जिनको रुचि है ज्ञान की प्रक्रिया में बातचीत करने में, बहस करने में, वही लोग ज्ञान अध्ययन मंडल में। तो ये अध्ययन मंडल को निर्णय नहीं देना, इसलिए ये जो भी उसकी बहस से उनकी समझ बनेगी वो निर्णय प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है तब ये लोग रखेंगे। तब रखेंगे तो वो और लोग भी सुनेंगे, फिर वो लोग उसमें सवाल पूछेंगे, बहस करेंगे, इस तरह से पहुँचेंगे। एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि जिनको अध्ययन में रुचि होती है उनका हमारा निरीक्षण कि ये लोग कोई भी चीज़ जो उनको समझ में आती है वो अपने पेट में नहीं रख सकते, वो जहाँ जाएंगे वो बोलेंगे। आप भी अगर अध्ययन में रुचि रखने वाले जो लोग होंगे, आपको एक भी मिल गया कोई आपके ग्रुप का, आप शुरू हो जाएंगे कह रहे मुझे ये नई बात समझ में आई है, तुम तो उस दिन मीटिंग में नहीं आए थे, वहाँ पे ऐसी बात हुई। आप हर जगह जाके वो आपकी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत नहीं है बोलना। तो गांव होता है या मोहल्ला होता है, वहाँ पे ये अध्ययन मंडल के लोग जो होते हैं बात को ऐसे फैलाते जाते हैं, जहाँ बैठते हैं शुरू हो जाए। महिलाएं वो नदी पे कपड़े धोने जाती है, एक महिला अध्ययन मंडल वाली शुरू हो जाती है। कहाँ जंगल में काम के लिए जाते हैं, वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। कहाँ चाय पीने बैठे हैं, वहाँ शुरू हो जाते हैं। तो बिना पैसे दिए, तनख्वाह दिए, ये लोग अध्ययन के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और उनसे क्या होता है, उनको खुशी मिलती है, उनकी क्षमता बढ़ती है, प्रकृति ने उनके लिए कुछ दे रखा है, उनको अच्छा लगता है। फिर दूसरा वो आप उनकी बात सुन लेंगे तो कुछ नहीं बोलेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगता। सुनने के बाद आपने सवाल पूछने चाहिए, बहस करनी चाहिए, तब उनको मजा आता है, तो अब आनंद आ रहा है। नहीं तो बहुत बार तो ये अध्ययन के लोगों का ऐसा होता है कि कुछ नई बात पता चली
और कोई सुनने वाले मिल नहीं रहे तो किसी को पकड़ दे कि चलो मैं चाय पिलाता हूँ, मेरी बात सुन। वो चाय पीने वाला पी लेता है, कोई बहस नहीं करता, तो उसका बेकार चला गया पैसा, ये बेकार आदमी को पकड़ लिया। तो ये अध्ययन करने वाले को प्रकृति ने बहुत काम दे रखा है और उसका रिवार्ड भी दे रखा है कि उसको उससे खुशी होती है, इतना आनंद मिलता है कि अध्ययन के लोग जब अध्ययन मंडल सही तरीके से चलता है तो आपके कोई शराबी मित्र है, जो शराब का समय आता है उनका जो जगह होती है, कुछ भी काम हो दूसरा दुनिया का वो छोड़ के वहाँ जाए। अध्ययन मंडल के रुचि रखने वाले लोगों का ऐसे ही होता है और शराब की जरूरत नहीं होती। ये तरीका है जो पहला। दूसरा आपने कहा कि आप तो जहाँ है वहाँ काम करते हैं, वहाँ इस तरह के गांव होगा ही, वो ऐसे नहीं है तो आप उसको नहीं बना सकते। आप गांव को बदल नहीं सकते। आप पहले तो समझ लेना चाहिए कि आप गांव को नहीं बदल सकते। गांव को छोड़िए, आप किसी को नहीं बदल सकते। आपके माँ बाप आपको नहीं बदल सकते, आपकी पत्नी को नहीं बदल सकते, आपके बेटे बेटी को नहीं बदल सकते। वो जैसे है वैसे है, प्रकृति ने उनको यूनिक बनाया। वो अलग से हो जाए, आपके साथ तालमेल बैठ जाए तो वो अलग हो सकता, लेकिन आपने उनको बदला या उन्होंने आपको बदला, ऐसे कभी नहीं होता। फिर उससे संबंध और बिगड़ जाते हैं जब कोई किसी को बदलने की कोशिश करता। आपको जैसे है वैसे एक्सेप्ट करना और वहाँ से फिर प्रोसेस चलेगी। तो आपको अगर आपका गांव ऐसा नहीं है तो मान लेना चाहिए कि मेरा गांव ऐसा नहीं है, और इसलिए फिर आप संस्था संगठन या छोटे समूह के माध्यम से काम करना की बात करते हैं तो आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आपको उस यूनिट की खोज करनी पड़ेगी। और वो बिना उस यूनिट की खोज किए वो पास में होगा या दूर होगा गाँव, ऐसे जरूरी नहीं है। जैसे मैं चंद्रपुर का रहने वाला, लेकिन चंद्रपुर में मैंने ऐसे कोई नहीं मिला मोहल्ला, वहाँ से 120 किलोमीटर पे मेढा गाँव मिला, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान में एक सीड नाम का गांव है, वो फेमस गाँव है, रामदानी गाँव। वहाँ उस गांव में कोई सहयोगी मित्र वाला कार्यकर्ता नहीं था, लेकिन विनोबा जी के विचार को मानने वाले एक व्यक्ति रामेश्वर प्रसाद नाम के वहाँ से 5 किलोमीटर दूर सेठवाना गाँव में रहते थे। उनका इस गाँव में संबंध था, उन्होंने सहयोगी मित्र की भूमिका। तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी गाँव के हो, दूर के लिए। परिवार में आपने एक अच्छा कहा कि निर्णय प्रक्रिया में वहाँ पे नियम है कि ग्राम सभा वही फोरम पूरा होगा जिस ग्राम सभा में हर घर से एक महिला और एक पुरुष आए। ये इसलिए है कि हर घर से एक व्यक्ति आएगा, ऐसा नियम रखते हैं तो क्या होता है, सब पुरुष ही आते हैं। हमारी जो पुरुष प्रधान पुरुष सत्ता की व्यवस्था है उसमें एक व्यक्ति कहोगे तो पुरुष ही आता है। महिला का स्वभाव होना जरूरी है। कहेगा कि महिला को बच्चे संभालना है, जानवर खाने वाले हैं, खाना पकाना है, कपड़े धोना है, तो महिला करेगी। फिर मैं बता दूंगा ना उसको जाकर, ये पुरुष की मानसिकता। इसीलिए बेटा वालों ने सोच के नियम रखा कि एक पुरुष आएगा एक महिला पे। अब 100% सब आएंगे ये कहना भी गलत है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये ठीक है कि एक महिला है तो दोनों का साथ। दूसरा क्या है कि हर परिवार में व्यक्तियों का बना है, उनकी भी अलग अलग प्रोसेस है, वो भी कुछ उनका प्रवास चलता है। हर व्यक्ति यूनिक है, हर परिवार यूनिक है, गांव यूनिक। आप इसको समझो, हर में कुछ बदलाव होगा, अच्छी दिशा में भी हो रहा है, गलत दिशा में। आज मनुष्य पूरा समाज जो है, मनुष्य जो पूरी दुनिया के है, वो गलत दिशा में गए, इसलिए आज इस तरह की कर्म भुगतना पड़ रहा है। लोग आज भयभीत हैं, हिंसा से घबराए हुए हैं, युद्ध कब शुरू हो जाएगा इसका हर किसी को डर है। बीमारियां इतनी तरह की आ रही है कि हम लोग आज परेशान हैं। हमारी जीवन इससे पूरे हम जो उपलब्धियां हैं उसका उपभोग भी सही तरीके से नहीं किया। तो ये विकास की जो गलत दिशा हमने पकड़ी उसके प्लेट तो मेंढालिका कहता है कि आपको जड़ में ही उस दिशा के अलग दिशा का पकड़ना, जो गांधी विनोबा के विचार से आती है कि आपको बाद में हम सब ठीक करेंगे, ऐसे नहीं होगा। सरकार तो कर ही नहीं सकती। बिगाड़ा कौन किसने है, हमने ही बिगाड़ा, इसलिए हमें को ठीक करना पड़ेगा। हम कहाँ से शुरू करेंगे?
अपने आप से, फिर अपने गांव या अपने मोहल्ले से। और आज दुनिया को इसकी जरूरत है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है सहयोगी नेता। क्योंकि अभी तक का रोल जो है नेतृत्व का रहा है। नेता वो होता है कि आपकी समस्या है, आपकी ताकत मुझे दे दो, मैं आपकी समस्या सुलझा। अब सारे नेताओं को हम लोग अपनी ताकत देते रहे और वो अपना फायदा करते रहे, क्यों करेगा? आपका काम है आपको करना। तो इसके आगे दुनिया में नया रास्ता ढूंढना है तो व्यक्ति को तय करना होगा कि मैं अपनी ताकत दूसरे किसी को नहीं दूँ, मेरा निर्णय मैं ही हूँ। फिर सेकंड स्टेप, हमारा निर्णय हम ही लेंगे। हमें ही का मतलब है हम दो ग्रुप नहीं करेंगे, ये सत्ताधारी और ये विरोधी नहीं होंगे, क्योंकि हम कमजोर बन जाएंगे। इसलिए सर्वसम्मति चाहिए कि हम तब बनते हैं जब सारे लोग, सभी स्त्री पुरुष होंगे, तब हम बनेंगे। इसलिए मेरा निर्णय मैं लूँगा, हमारा निर्णय हम लेंगे। और फिर देश का निर्णय, राज्य का निर्णय हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लेंगे, जिन पे हमारा नियंत्रण। लेकिन हमारा व्यक्ति का निर्णय और गांव का निर्णय लेने का अधिकार हम ना तो राज्य की विधानसभा को देते हैं, ना देश की लोकसभा। ये ताकत हमने इसका प्रयोग करने की प्रेरणा ने इसको सिद्ध कर दिया। अब सरकार ने भी मान लिया है कि भाई ये गांव का निर्णय ये गांव के लिए सर्वसम्मति से देंगे। राज्यपाल को भी वहां आना होता है तो पहले संदेशा भेजता है कि गांव वालों को पूछो, उनकी अनुमति होगी तो मैं आऊँ। स्थापित कर पैसा भी सरकार का भी पैसा हो तो ग्राम सभा को मिलेगा, जो ग्राम सभा रजिस्टर्ड नहीं है। बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है बेटा। तो ये तो अब सिद्ध हो गया कि इस तरह की यूनिट अगर व्यक्ति अपने निर्णय से बनाते हैं तो सरकार को उसको मान्य करना ही पड़ता है। जाएंगे कहाँ? ये हमारी ताकत। अब ये मुंबई में भी अगर एक मोहल्ला करता है तो वहाँ भी हो सकता है, राजस्थान के किसी गांव में भी हो सकता है, या किसी मोहल्ले में भी हो सकता है। ये करके देखने की बात है। गांधी का सबसे बड़ा सूत्र है करके देखो, सिर्फ बात करने से तो नहीं होगा। मेरे दो सवाल हैं। एक आपने अभी मेरा किंजल और मेरा एक सवाल था, जैसे आपने कहा कि आप चंद्रपुर के हैं और आपको आपके यहाँ पे आपके जैसा समूह नहीं मिला और आपसे आपको मीना में वो मिला, तो जब कोई जगह पे आप नरिश नहीं हो रही, आपको समझा नहीं जा रहा, तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? वैसे फिर वैसे जैसे यहाँ पे अभी मैं यूरोपियन की पार्टी हूँ, अगर मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ सर्वसहमति का ऐसा मॉडल है जहाँ जो लोग सिर्फ एक जैसा सोचते वही रहेंगे तो बहुत काउंटर सर्वसम्मति रहता है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही है कि हम अलग टाइप के विचारों को साथ में लेकर चले, पर हम कहते नहीं सेम टाइप के विचार है और जो अलग सोचते उनको अलग करते चले गए, वो सर्वानुमति कैसे हुई पहले तो मुझे समझ नहीं आती। तो अगर ऐसे में पाती हूँ तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल था कि जैसे आपने बताया सर्वसहमति जो मेला लेखा में हो रही है, वो वहाँ के लोगों की बहुत डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स के ऊपर होती है। और हम जब शहर में रहते हैं, एक तो हम युवा हैं और वहाँ पे शायद बड़े बूढ़े सबका अलग अलग एक पार्टिसिपेशन है, तो हम शायद उनकी तरफ नहीं सोच पाते हैं। जो यंग लोग हैं वो इवन अध्ययन में इतना रुचि नहीं रखते और बोर होता है लोगों को ये सब करने में। और जो हम ठीक है उसमें कोई कंप्लेन नहीं है, तो जब हम ऐसा मॉडल एक बाहर इधर ऑपरेट करते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि सर्वानुमति फिर जो ज़्यादा लोग एक तरफ और कम लोग एक तरफ है तो वो उनके लिए एक टूल बन सकता है कम्युनिटी के नाम पे और ज़्यादा ऑप्रेस करने के लिए माइनॉरिटी को, ना कि माइनॉरिटी की सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वो फिर समूह और कम्युनिटी के नाम पर और उनको ये बोल सकते हैं कि इसमें हमारा भला नहीं होगा क्योंकि मेजॉरिटी का भला सबका भला है, तो ज़्यादा लोगों का भला। तो मेरे ये दो सवाल है। आज जो सब जगह हो रहा है, जिसके गलत परिणाम हम भुगत रहे हैं, वो क्या है? वो
तो हम लोगों ने मान लिया है कि बहुमत से निर्णय लेना सही है। हर गांव में, हर मोहल्ले में, ग्राम पंचायत में, विधानसभा में, लोकसभा में, तो आप चाहती है वही हो रहा है, बहुमत से ही निर्णय हो रहा है। और बहुमत क्या कर रहा है? अल्पमत को दबा रहा है। अल्पमत की बात सुनने की जरूरत ही नहीं है, हमारा तो बहुमत है। उसी के ये सारे दुष्परिणाम, क्योंकि दोष जो होते हैं कुछ व्यक्तियों के होते हैं और कुछ रचना और कार्यपद्धति के। अब मैनेजमेंट साइंस के कुछ पढ़ा होगा आपने, तो मैनेजमेंट साइंस कहता है कि हर दोष व्यक्ति का नहीं होता, वो रचना का और कार्यपद्धति का भी होता है, स्ट्रक्चर और वर्किंग मेथोडोलॉजी का भी होता है। तो आपने एक स्ट्रक्चर को स्वीकारा तो उसके दुष्परिणामों से आप नहीं बच सकते। आप ये बहुमत की निर्णय प्रक्रिया में गांधी को भी लाकर बैठा देंगे तो परिणाम वही आएगा जो उस स्ट्रक्चर से आया। गांधी भी कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए गांधी कह रहा था कि इसको तोड़ो पहले। तो आपको उस स्ट्रक्चर को बदलना है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है बहुमत से निर्णय लेने को मान्यता देने से। अब जब बहुमत को निर्णय लेने से मान्यता देने वाला स्ट्रक्चर आपको नहीं चाहिए, इतने दिन के अनुभव के बाद में आपने समझ लिया है, तो फिर आपको बदलना है। तो बदलने का पहला क्या होगा कि अब बहुमत से निर्णय नहीं होगा, निर्णय सर्वसम्मति। तो क्या करना पड़ेगा? एक व्यक्ति को भी सुनना पड़ेगा। आपका अगर कुछ अलग विचार है तो आपकी बात सुननी पड़ेगी। हो सकता है आपकी बात सही हो, रुकना पड़ेगा उसके लिए उतना धीरज रखना पड़ेगा। दबाव नहीं ला सकते। सर्वसहमति का एक गलत फहमी होती है कि इसको दबाव से या लालच से दिखाने के लिए सर्वसहमति होती है। वो सर्वसहमति नहीं है कि गांव में कोई बहुत गुंडा है और उससे सब डरते हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ बोलोगे तो कल पीट दूंगा, तो मैं घर को जला दूंगा। वो आदमी तो बोलेगा ही नहीं, वो सर्वसहमति नहीं है। कोई पैसे वाला आदमी है, वो लालच दे देगा आपको कि मैं जैसे कहूँगा वैसे ही कहिए, तो आपको 1000 रुपये में बाद में दे दूँ। तो लालच में करके सर्वसहमति भी हो सकती है। ये दोनों सर्वसहमति नहीं है, ये पहले आपको समझना। सोच समझ के साथ में ही जब मुझे सही लगा तब अगर व्यक्ति हाँ कहती है तब सहमति है। और उसके लिए एक व्यक्ति के लिए भी पूरा समूह उठता है और कहता है, आश्वस्त करता है, भयभीत नहीं करता उसको आश्वस्त करता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत लो, प्रेशर मत लो, टेंशन मत लो। तुम जब तक हाँ नहीं कहोगे नहीं होगा, तब ये सर्वसहमति। ये सर्वसहमति का लाभ आपको तब मिल सकता है जब आप ये प्रक्रिया किसी गांव में या मोहल्ले में करोगे। आपकी संस्था में करोगे तो ये यूनिट गांव और मोहल्ला नहीं है, इस चीज़ को पहले समझना। यहाँ पे ये प्रयोग एक हद से बाहर नहीं हो सकता। इसलिए आपको वहाँ रहना है या नहीं रहना है, ये फैसला हर व्यक्ति को अपनी सोच समझ से करना है। प्रैक्टिकल ज़्यादा अच्छा है कि दूसरा कोई नहीं मिल जाता विकल्प आपके पास, तब तक बने रहो, एडजस्ट करो। आपको अगर मिल गया कोई अच्छा दूसरा विकल्प तो आप अपना स्वतंत्र है, कभी भी जा सकते हैं। लेकिन आपको प्रेशर नहीं बनाना है, ना तो इस तरफ से बनाना है ना उस तरफ से। सर्वसहमति की प्रक्रिया का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। छूट तो हर किसी को कभी भी छोड़ के जा सकते, जिनको रहना है वही लोग रहेंगे, वो इस प्रक्रिया को आगे ले जाएंगे, प्रयोग करेंगे, गलतियाँ करेंगे, गलतियों से सीखेंगे। गलती तो करना चाहिए। मेरा सवाल था, आप कह रहे थे कि जब ये प्रक्रिया हो रही है तो बहुत धीरज से करना होता है, पर अब तक जितना मैंने BRN में देखा है या हम करते हैं तो सब जो बहुत एसेंशियल है धीरज रखना, वो धीरज ही नहीं होता। और फिर ऐसे लगता है जो लोग सहमत नहीं है या अनुमति नहीं दे पा रहे, उनके ऊपर दबाव बन जाता है। तो उससे कैसे हम आंसर कर सकते हैं, उससे कैसे ऐसा ग्रुप उसके लिए कुछ अच्छा स्पेस कर सकते हैं? या बहुत कंफ्यूजन है वो सवाल मेरे लिए भी, पर वो धीरज और कैसे वो स्पेस हम कलेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं ताकि प्रेशर ना बने जो सहमत नहीं है और वो जितना समय लेना चाहता है अपनी सहमति ना देने के लिए या सहमति बदलने के लिए। बस मेरा इससे जुड़ा हुआ है कि वो धैर्य एक तो खुद के अंदर, और अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे
अगर माइनॉरिटी में हो, लाइक कम उसमें, कम मत में, तो कैसे स्पेस है ना कि तुम वो अपना रख सके पूरा पॉइंट, गिव इन ना कर दे, लाइक दे डोंट हार ना मान जाए कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते इसको। वो कैसे एक तो स्पेस है ना, और खुद के लिए भी अगर खुद नहीं कर पा रहे तो कैसे हार ना माने। कि आप गांव और मोहल्ला नहीं है, तो इसलिए आप एक हद के बाहर सर्वसम्मति की बात का प्रयोग वहाँ नहीं कर सकते। इस चीज़ को आपको स्वीकारना होगा। फिर आप ऐसी संस्था बना सकते हैं, ऐसा समूह बना सकते हैं कि जो एक विचार, तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको अगर दबाव महसूस हो रहा है दोनों इधर भी तरफ से, तो आप दो समूह बनाएं। एक तो जो पूरी तरह से सर्वसम्मति को मानता है और दूसरा नहीं मानता। दोनों अपने अपने तरीके से काम करें और दोस्ती बनी रहे, अपने अनुभव का शेयर करें। क्या ऐसे नहीं हो सकता? क्यों वहीं पे जाके हमको एक दूसरे के सर को खराब करना है? तो संस्था वालों के लिए ये एक विकल्प है, पर्याय, अल्टरनेटिव, कि आप दो ग्रुप बनाएं। पहले ऑप्शन दे दीजिए कि सर्वसम्मति से ही निर्णय लेना है, ऐसे जिनकी सहमति है वही लोग ये संस्था में रहेंगे कि जहाँ पे इस तरह से काम नहीं होगा तो आपको हम मदद करेंगे कि आप बहुमत से निर्णय लेने वाली आप अलग संस्था बनाइए, आपको हम दोस्त के रूप में पूरी तरह से मदद करेंगे। लेकिन हम दोस्ती बनी रही, फिर परखेंगे किसका काम कैसे होता है, सीखेंगे एक दूसरे से, यही रास्ता है। हाँ, गांव में अलग रास्ता है। गांव में आपको सर्वसम्मति के लिए फिर धीरज, एक व्यक्ति के लिए भी रुकना होगा। फिर वो दलित, आदिवासी, मजदूर, गरीब महिला होगी तो भी उस पर भी दबाव नहीं डाला, क्योंकि वो गाँव, वो मोहल्ला है। और हो सकता है उसकी बात भी सही हो, क्योंकि दुनिया में ये हमारा अनुभव रहा है कि वो दलित, आदिवासी, मजदूर, गरीब महिला है, इसलिए वो गलत होगी ऐसे नहीं है, वो भी सही हो सकता है। इसलिए रुकना है, उसके लिए नहीं रुकना है, हमारे लिए। और हमारे लिए रुकोगे तो उसको भी बोलने की हिम्मत होगी। आज बहुमत से निर्णय लेते हैं तो ये महिला तो बोल ही नहीं सकती, वो आती भी नहीं है। तो वो प्रयोग गाँव में और मोहल्ले में उस हद तक, फिर संस्थाओं में आप ये प्रयोग नहीं कर सकते। तो मेरा ये सवाल है, दो चीज़ों से रिलेटेड ही है। एक तो क्या आपने कहा कि हम किसी को बदल नहीं सकते, और दूसरा आपने कहा कि प्रकृति पे विश्वास बनाना, एक सहज रूप का विश्वास है कि उसके साथ कैसे काम करेंगे और उसमें विश्वास कैसे रखें। तो जब हम दुनिया की या अपने आसपास की परिस्थिति को देखते हैं तो एक दर्द का आभास होता है, ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो उसमें अपने आप को बदलाव करने की, बाहर बदलाव, अपने अंदर बाहर बदलाव लाने की एक प्रवृत्ति हो जाती है। तो इन दोनों को साथ में कैसे रखें कि हमें दुनिया को बेहतर एक तरीके से बनाना है और दूसरा किसी को बदल नहीं सकते और प्रकृति पे सहज विश्वास रखें, उसका सहयोग करें। तो अगर हम उसको दूसरे को बदल नहीं सकते तो हमें अपने आप में काम करना है। हमें दर्द हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है कि दुनिया जिस तरह से हो रही है, दुख, दर्द, शोषण, अन्याय, अत्याचार, युद्ध, हिंसा, सबसे हमें दर्द हो रहा है। तो ये हमारी इंसानियत का लक्ष्य है, ये इंसानियत हमें अभी जिंदा है। हम लोग इतने जानवर नहीं बन गए हैं, ऐसा लक्ष्य है। और ज़्यादा मैं किस तरह से ऐसी सिचुएशन में हमारे जैसे इंसान और लोग उनको ढूंढ सकता हूँ, जो नहीं है उनके साथ मैं संवाद कर सकता हूँ। पूरा हिंसा करने वाले व्यक्ति से भी संवाद हो सकता है, इस पर भरोसा होना चाहिए। हमारे विचार के पूरा विरोधी होने के बावजूद वो भी इंसान है, वो आज उसको सही लग रहा है इसलिए वैसे कर रहा है। तो ये इंसान बदलता कैसे है? दिमाग से बदलता। उसको अगर पता ही नहीं है दूसरी चीज़ क्या होती है तो वो उसी में कर रहा है। तो हमें अपने आप को संवाद करने के लिए ज़्यादा तैयार करना, ताकि हम लोग सिर्फ हमारे जैसे ही विचार करने वाले लोगों के साथ बात ना कर सकें, हम लोग विरोधी लोगों के साथ भी बात कर सकें। इसके लिए हमारे अंदर की इंसानियत, हम उसको शत्रु बना देंगे तो हम बात नहीं कर सकते। हमारा दुश्मन कोई नहीं होना चाहिए,
दया अगर है तो सबसे ज्यादा दया तो हमारा जो एकदम विरोधी काम करने वाला है उसके प्रति होनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान तो उसी का होना है। तो गांधी यहाँ पे काम कर, इसलिए जो जेलर उनको जेल में भेजता है साउथ अफ्रीका में, उसके लिए भी सैंडल बनाना उसको भेंट करना, और उसे दिखाने के लिए नहीं करते, प्रेम भाव उनके अंदर। तो आप इस कला को आपको सीखना होगा, जो एक इंसानी कला है और वो आपके अंदर पूरी तरह से क्षमता है, आप उसको जागरूक करना होगा और फिर आप अपने पास से शुरू कर सकते हैं। समविचारी लोगों के साथ और समविचारी लोग बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल भिन्न लोग हैं तो उनसे कैसे संवाद हो सकता है, और उसकी पहली प्रयोगशाला होगी वो मोहल्ला या गाँव, क्योंकि आपको वहाँ पे ये सारे नमूने मिल जाएंगे काम करने के लिए। आप एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम वाला नमूना लेंगे तो आपको तक मुश्किल होगी। पहले जो एक्सरसाइज करना होता है ना, उसके लिए थोड़ा जरा सॉफ्ट टारगेट होंगे तो अच्छा है, तो वो आपको एक गांव या मोहल्ले में सब मिल जाता है। पिंडा लेखा में वहाँ पे भी एक है कि जिसको वो गांव के लोग कहते हैं कि ये विरोधी पक्ष नेता है, अध्ययन मंडल में कभी नहीं आता है, वो निर्णय वाली मीटिंग में आता है और वहाँ पे विरोध करता है, उसका काम ही विरोध करता है। तो मेंढा गांव वालों ने उसका नाम रख दिया है विरोधी पक्ष नेता, और वो कहते हैं कि ये गांव का सबसे बड़ा दोस्त है, दुश्मन नहीं है, क्योंकि ये निर्णय की मीटिंग में आके ऐसे ऐसे सवाल पूछता है कि हमको फिर से सोचना पड़ता है। नहीं तो हमने सोचा ही नहीं होता तो गलती कर बैठते। ये आदमी हमें सोचने के लिए ऐसे सवाल पूछता है कि जिससे हमें कुछ कमी रह गई है तो वो भी साथ हो जाए, तो वो तो उसका स्वागत करते हैं, दुश्मनी नहीं करते। तो इस लेवल तक अगर हम लोग अपनी समझ को बना लेंगे तो उसमें हमारा भी फायदा है, उस व्यक्ति का भी फायदा है, गांव का, राज्य का, देश का, दुनिया का भी। कहता है बुरे से बुरा इंसान जिसको आप समझते हैं उसमें कुछ अच्छाई होती है नहीं होती, और जिसको अच्छे से अच्छा इंसान समझते हो उसमें कुछ बुराई होती है नहीं होती। तो प्रकृति ने इंसान में अच्छा बुरा सब होगा, तो इसको जब हम समझेंगे तो हमारा गुस्सा नहीं है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है गुस्सा। आपको जब ये बुरा लगता है तो पहले गुस्सा आता है कि वो कर रहा है इसलिए ये सब हो रहा है, तो उसका बहुत गुस्सा है, उसको मार डालो। लेकिन उसको मार डालने से क्या बदलता है? इसका तो दुनिया का बहुत अनुभव है। तो आपको गुस्से पे बहुत कंट्रोल करना है। गुस्सा क्यों आता है इसको पहले आपको बताना है। अगर हम सर्वानुमति, अगर हम बड़े उच्च स्तर पर अगर हम लेके जाते हैं तो हम इसे कैसे लिखते हैं, उसे कैसे लाजम कहाँ पे ले जाते हैं? तो उच्च स्तर पे, मतलब उच्च स्तर मतलब स्टेट लेवल से अभी तो वो भी सोच सकते हैं, लेकिन पहले तो हम गाँव और मोहल्ले की बात ज़्यादा सकते हैं। और जब गाँव और ऐसे मोहल्ले बन जाएंगे तो उनका प्रतिनिधि कैसे होगा? ये इसलिए प्रतिनिधि की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे प्रतिनिधि की। आज हमारी जो व्यवस्था है वो हर व्यक्ति एक वोटर है और उसको अपना एक वोट है, उससे हम लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, है ना। अब इसमें गांव के स्तर पे तो हर व्यक्ति महत्वपूर्ण, उसकी आज़ादी महत्वपूर्ण, इसलिए हमने सर्वसम्मति को स्वीकारा और उसको फायदेमंद समझकर प्रयोग कर रहे हैं गाँव या मोहल्ले। अब सवाल आएगा कि आपके गांव का या मोहल्ले का प्रतिनिधि तो उसको व्यक्ति चुनेंगे या गांव या मोहल्ला चुनेंगे? क्या सही? प्रतिनिधि किसका है? आपका है, व्यक्ति का, या गांव का, या मोहल्ले का? चुनाव भी गांव और मोहल्ले को करना पड़ेगा। तो कैसे करेगा? ग्राम सभा में या मोहल्ला सभा में सर्वसहमति से अपना प्रतिनिधि, तब तो वो प्रतिनिधि में गांव सभा का नियंत्रण रहेगा। यहाँ चुना है, हमारा प्रतिनिधि हो, जवाब दो, गलत काम किया वापस आओ। आज की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुन तो सकते हैं लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं रखते। 5 साल के लिए वो छूट गया आपके पास,
उसको वापस नहीं बुला सकते। ये नोटा से भी वो होता नहीं है, वापसी का अधिकार की बात होती है, लेकिन वो अव्यवहारिक है। प्रतिनिधि आपको व्यक्ति का नहीं, गांव का और मोहल्ले का चुनना है, तो वो गांव की और मोहल्ले की ऐसी सभा जहां हर घर से एक महिला मुख्य है, उस सभा में सर्वसहमति से चुनना होगा। ये स्टेट जाएगी तो फिर विधानसभा तक, फिर लोकसभा, फिर दुनिया तक आपको एक व्यवस्था करें। हाँ, तो मेरा ये सवाल था कि हम बोल रहे हैं कि संस्थाओं में एक प्रकार का हम सर्वस अनुमति, हमारे यहाँ अनुमति है, सहमति नहीं है। अच्छा, तो उसमें कौन से लिमिटेशंस की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे समझ नहीं आया। क्या बात कर रहे हैं आप? अनुमति नहीं, आपने जैसे कहा कि जब हम गांव मोहल्ले की बात करते हैं तो हम एक प्रकार का सर्वसहमति मॉडल यूज़ कर सकते हैं, और जब हम संस्थाओं की बात करते हैं तो हम एक लिमिट तक ही सर्वसहमति कर सकते हैं, तो सर्वानुमति भी। तो वो कौन सी हद है? ये क्योंकि ये गांव या मोहल्ला नहीं है, आप संस्था है, इसलिए नहीं कर सकते। आप गांव या मोहल्ला होगा वो मिल जाएगा आपको, तो आप कर सकते हो, लेकिन संस्था की जो रचना है, स्ट्रक्चर है, वही अलग है, वो गांव और मोहल्ला नहीं है, इसलिए नहीं कर सकते। तो उसमें मेरा सवाल ऐसे था कि फिर वो सर्वसहमति हुआ ही कैसे, जब आप एक बहुमत को लेकर चल रहे हैं और जो बहुमत जिसमें और लोग जुड़ते जा रहे हैं सिमिलर टाइप के, और उन्हीं में जब सर्वसहमति हो रही है तो वो सहमति कैसे हुई? वो तो बहुमत का और बढ़ता जा रहा है बहुमत। और जो सुना नहीं मैंने जो कहा, हाँ, तो पहले कह दिया कि ऐसे क्रिमिनल्स या डराने से या लालच से जो सर्वसहमति कोई नाटक करता है तो वो सर्वसहमति नहीं है। वो आपकी बात से नहीं सहमत। सर्वसहमति सच में होनी चाहिए, इसलिए इनके जवाब मैंने कहा कि जो सबसे कमजोर महिला है, दलित आदिवासी मजदूर महिला, वो अपनी ताकत से तो अपनी बात नहीं कर पा रही, लेकिन समूह जब तय करेगा कि हम तुम्हारे लिए रुकेंगे, हम लोग सर्वसहमति के बगैर निर्णय नहीं लेंगे, तब उस महिला जो सबसे कमजोर है उसको ताकत मिलती है कि वो ना कह सकती, क्योंकि उसको भरोसा है कि सब लोगों ने कहा है कि तुम जब तक ना नहीं होगी हम नहीं करेंगे, और दबाव भी नहीं लाएंगे, डराएंगे कि नहीं हम ना रहेंगे। लेकिन ये बात गांव के स्तर पे, मोहल्ला के स्तर पे हो सकती, संस्थाओं में नहीं हो सकती, क्योंकि संस्था जो होती है वो कुछ रजिस्टर होती है, उसके अनुसार नियम होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो पूरे करने होते हैं, कई तरह की दिक्कतें संस्थाओं में आ जाती है। और वहाँ पे भी कोई करना चाहे प्रयोग तो कर सकता है, लेकिन वो ज़्यादा एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने का प्रयोग, उससे ज़्यादा अच्छा है कि जो मैंने कहा विकल्प, जो सहमत है वही लोग एक संस्था बनाए, दूसरे लोग दूसरी संस्था बनाए, अपने अपने तरीके से काम करें। लेकिन यहाँ रुकने वाली बात नहीं है। आपको जो सर्वानुमति की बात कर रहे हैं उनको किसी न किसी मोहल्ला या गांव तक पहुंचना है, बहुमत वाले को ढूंढने की जरूरत नहीं है, बहुमत तो सब जगह चल रहा है, लेकिन सर्वानुमति की बात करते हैं तो आपको ढूंढना है एक ना एक मोहल्ला जो आपकी राह देता है, और जितना जल्दी हो सके तो लोग, ये तो बूढ़े हो जाओगे तो फिर आपके सहजीवन साथी ढूंढने क्या फायदा है। अपने भरोसे की बात की, जो अंत्योदय का आपने जो एग्जाम्पल लिया कि जो सबसे लास्ट पर्सन है उसका भी वॉइस इंक्लूड हो, उसको भी उतना आश्वासन हो कि अगर गुनाह हो जाए तो जो समूह है वो उसकी बात सुनी होगी, वो भी जरूरी है, वो समूह को उतना ही से जितना बाकी के सब है। ये जो भरोसा होता है तो इंडिया लेकर के कालावधि 30 साल का रहा है, 30 साल अब वो कहना इनफ एक एडवांस स्टेज है कि अब वो गाँव में इनफ एग्जाम्पल बहुत सारे उदाहरण हो चुके हैं जहाँ पे लगभग सभी लोगों ने, सभी समूहों ने, सभी तरीके के लोगों ने देख लिया है कि वो है, पर जब वो नया है, जब ये रचना नहीं है किसी भी समूह के लिए, चाहे वो संस्था हो या फिर वो गाँव हो, तो वो भरोसा कहाँ से आएगा? मुझे पता तो नहीं है कि अगर मैं बोलूँगा या मैं बोलूँगी तो वो समूह मेरे लिए रुकेगा, कितना रुकेगा, मुझे समझ पाता है कि नहीं पाता है।
तो जो भरोसे की बात है वो कहाँ से आता है, वो समूह अपने अपने कैसे लाएगा, वो जो लास्ट पर्सन है वहाँ उसको कैसे पूछे, ये अनुभव से आता है। भरोसा अनुभव के बिना नहीं आता। वो समूह में हो या एक आपका दोस्त भी है तो उसके बारे में भरोसा तो अनुभव से ही आता है। आपके पर्सनल रिलेशनशिप भी होती है और वो हर भरोसा उस क्षण का होता है, दूसरे क्षण टूट सकता है। अनुभव बदल गया ऐसे है, बड़ा शौक लगता है। अरे मैं तो समझ रहा था ऐसा था, होता है हमारा जिंदगी में है। और गाँव में भी तो मेधा लेखा में भी ये जो नेचुरलिटी आने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो हर दिन की बात है। पहले दिन आपको जिस समझ के आधार पर आपने सर्वसम्मति दी उसी पहले दिन जैसे ही आज कर रहे हैं। ज़्यादा समय होने से फायदा नहीं है, कभी भी टूट सकता है। मेंढा गांव के किसी एक व्यक्ति ने भी बोल दिया कि नहीं तो कभी नहीं टूट, आप उसको रोक नहीं सकते। वो मान रहा है, उसको भरोसा है तब तक ही, और भरोसा लाने के लिए वो उसको यूज नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता कि मैं तो तोड़ दूंगा, मेरी बात मान। मेंढा वाले कहेंगे तोड़ दे। मेंढा वाले को अगर कोई डराना शुरू करेगा या अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं सर्वसम्मति तोड़ दूँगा, तो मेंढा वाले क्या कहेंगे, तोड़ दो, नुकसान तुम्हारा कोई होगा, हमारा करना है तो करो। लेकिन मेंढा गाँव के लोग इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद 30 साल नहीं, मैं उस गाँव के साथ में 1986 से जुड़ा हुआ, तो हर दिन कभी भी टूट सकता था, आज तक नहीं टूटा। इसका मतलब कुछ तो फायदे की बात है। इंसान वो बात करता है जो उसके फायदे में, जो नुकसान की बात है वो क्यों करेगा, जब समझदारी की बात है। तो आपको ये करके देखने की बात है, अनुभव लेने की बात है, गारंटी नहीं है। लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अगर है तो उसको करके देखो प्रयोग। गोला बारूद बंदूक अनुभव से कुछ हो सकता है तो देखो। ये तो बहुत दुनिया का पूरा बहुत अनुभव हो गया। वो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि भाई अहिंसक तरीका बोलते हैं कि भाई मैं आमरण पोषण करूँगी नहीं तो मैं मर जाऊँगी। ये भी बंदूक जैसा ही है, ये कोई अहिंसक तरीका नहीं है, ये हिंसक ही तरीका है। उसका भी गलत प्रयोग होता है। जो ज़्यादा देर उपवास करेगा उसकी बात सही है, ऐसा कहोगे तो किसकी बात सही हो जाएगी। देखिए सत्य का निर्णय कहाँ, कौन सी बात सही है गलत है। आज का तरीका ये है कि आप बात करो, बहस करो। जो ज़्यादा अच्छे से बोल पाता है, प्रभावित कर पाता है, वो कर देगा आपको और आप सरेंडर हो जाएंगे तो उसकी बात सही। लेकिन दोनों बराबरी में मिल जाते हैं, इनकी जैसी बात लड़की मिल जाती है जो नहीं मानूंगी, तो फिर फैसला कहाँ होगा? फैसला सत्य का होगा। आज की दुनिया के लिए लड़ाई लड़ो, कुश्ती लड़ो, जो कुश्ती जीतेगा वो सही होगा। देश होता है तो देश के स्तर पे कहते हैं कि युद्ध करो, जो युद्ध में जीतेगा उसकी बात सही होगी। अब ये सत्य को परखने का क्या सही तरीका है? फिर सत्याग्रह कैसे करोगे? तो विनोबा कहते हैं कि सत्याग्रह शब्द ही अब आपको बदलना पड़ेगा। आपको सत्य का आग्रह नहीं कर सकते। सत्याग्रह है तो समझ में आ जाएगा ना, आपको आग्रह करने की जरूरत है। तो आपको सत्यग्राही होना हो। सत्यग्राही मतलब सत्य को ग्रहण करने, हर वक्त तैयार रहने वाले की, जो किसी के पास से जो सत्य आता है उसको हम लेते रहेंगे, आग्रह नहीं करेंगे अपने से। और जो हमारे से भिन्न विचार रखता है उसके साथ भी इंसान के रूप में प्यार से रहेंगे। ये इंसानियत का पहला वसूल है ना भाई। अब उसी को नहीं मानोगे तो फिर ये तो दुनिया का आत्मनाश की तरफ जा रही है, सुसाइड कर रहा है। दूसरा रास्ता आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग हुए नहीं है। अहिंसा अहिंसा बोलते हैं लोग, लेकिन अहिंसा का प्रयोग नहीं करते।
देश भी इस आज़ादी के समय में अहिंसा का प्रयोग हो रहा है ऐसा लग रहा था, लेकिन गांधी को आखिर कहना पड़ा कि ये मेरी गलती थी। उनके एक लास्ट फे नाम से पैरालाल करके उनके सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है लास्ट फे, आप पढ़िए उसको। बहुत बड़ी गलत फहमी थी कि लोग अहिंसा को समझा ही नहीं, इसलिए ये परिस्थिति आ गई। ये उसको तो गांधी कहते हैं, और गांधी को समझना होगा तो जैसे हिंद स्वराज उनका पढ़ते हैं आप, वैसे उनका आखिरी लास्ट विल भी पढ़ना चाहिए, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। कि उन्होंने अपना आखिरी विल जो है वो लिखा है, और कैसे होना चाहिए भारत आगे की राजनीति इसके ऊपर। ये गांधी वाले भी इस चीज़ को आगे नहीं आने देते, हिंद स्वराज को भी नहीं आने देते, और वो विल और लास्ट स्टेटमेंट को भी नहीं आने देते। आपको अध्ययन करना पड़ेगा ना। गांधी विनोबा का नाम लेते तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आप मार्क्स का नाम लीजिए, मार्क्स का भी अध्ययन करना पड़ेगा। मार्क्स ने भी बहुत अच्छी चीजें कही। मार्क्स कहता है कि कैसे समाज होना चाहिए कि हर व्यक्ति अपनी जितनी क्षमता है उतना काम करे और हर किसी को उसकी जरूरत जितना मिले। कितनी अच्छी बात हुई। हमें तो ऐसा समाज चाहिए। जयप्रकाश जी जब 42 के आंदोलन में हीरो थे, पिस्तौल और बम का इस्तेमाल करने वाले में थे, लेकिन जब आगे चढ़े बढ़े और कांग्रेस का काम शुरू हुआ तो कांग्रेस के नेता तो बड़े नेहरू के कॉम्पिटिटर थे, वो भी प्रधानमंत्री बन चुके। उन्होंने एक समाजवादी गुट बनाया, समाजवादी विचार, और गांधी जी के पास गए कि ये हमने अपना ये एक बनाया है मेमोरेंडम कि कैसे कैसे होगा, वो क्या होगा, कैसे काम करेगा। तो वो गांधी ने देखा, उसमें से उंगली रखी जहाँ पे ये लिखा था कि ऐसे समाज हम बनाएंगे जहाँ पे हर कोई अपनी क्षमता से काम करेगा और ज़रूरत जितना पाए। उन्होंने कहा कि मैं बाकी सब छोड़ देता हूँ, ये तुम काम करने वाले होंगे तो मैं तुम्हारे साथ। ये भूमिका हमको रखनी पड़ेगी। अब गांधी के वाले हो कि विनोबा वाले हो कि मार्क्स वाले हो, करके झगड़ा करते रहने से तो काम नहीं होगा। आपको अच्छी चीजें पकड़नी पड़ेगी और उसको पकड़ के फिर आगे बढ़ना होगा। और जो लोग हैं, निर्णय तो आखिर गाँव के लोग लेंगे, निर्णय मोहल्ले के लोग लेंगे, इसको पक्का रहना। तब आपको रास्ता खुलेगा, तब आपको अपनी ताकत भी समझ में आएगी और लोगों की ताकत का अनुभव होगा। आज जब समझ में आता है तब ऐसा लगता है कि दुख, दर्द, अन्याय, अत्याचार को मिटाने के लिए मैं कुछ करूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता अकेला। ये समझना लोग ही कर सकते। मैं सबसे अच्छा नेता भी करके नहीं करूँ, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री भी देशभक्त नहीं होता। ये गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिख रखा है। देश का प्रधानमंत्री भी जो चुन के आता है, प्रधानमंत्री बनता है, वो पहले मेरी कुर्सी कैसे बनी रहे, फिर मेरी पार्टी कैसे सत्ता में बनी रहे, किसी भी पार्टी का, और तीसरे नंबर पर देश का विचार करता है। जो तीसरे नंबर पर देश का विचार करता है उसको देशभक्त हो गया। तो ये व्यवस्था ही ऐसी है जो उनको मजबूत करती है। तो उस व्यवस्था को जड़ से बदलना होता है, और जड़ से बदलने का तरीका है जहाँ लोग रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वहाँ से बदले, अपने आप को बदले, गांव को बदले, मोहल्ले को बदले, फिर अपने प्रतिनिधि को बदले, फिर दुनिया तक आप एक बदलाव की प्रक्रिया देख सकते हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि परिवर्तन और बाकी सारी चीज़ें होना समय समय पे आवश्यक है, और यहाँ तक मेरी समझ है कि मतलब पहले भी कुछ चीज़ें हुई है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारा अध्ययन और बाकी सारी चीज़ों के कुछ अध्ययन और बाकी सारे निष्कर्षों के हिसाब से उस चीज़ों को बनाया फिर या फिर एकजुटता के साथ उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, संगठित रूप में उसको अमल में लाया जाता है। जब कोई व्यक्ति उसको चेंज करने के लिए या फिर उसमें कुछ सुधार करने के लिए जब प्रश्न करता है, बिना कुछ समझ या फिर बहुत छोटी समझ की मतलब
उसको पूरी तरीके से करता जाए या फिर थोड़े तौर पे भी करता जाए, बिकॉज अगर कौन सी चीज़ पहले से उसको फॉलो करते हुए आ रहा है तो उस वक्त उस व्यक्ति को भी कैसे मतलब उसको इस तरीके से महसूस कराया जाए कि उसका भी आर्ग्यूमेंट वैलिड है, एट द सेम टाइम जो प्रैक्टिस या फिर चीज़ें फॉलो करते आ रहे हैं उन दोनों चीज़ों का समन्वय में कैसे किया जाए ताकि एक अच्छे समाज की तरफ हम हो। इसमें पहली बात तो आप ये मानकर मत चलिए कि उस व्यक्ति का स्टेटमेंट वैलिड ही हो। संभावना जब होगी ना, पॉसिबिलिटी दोनों होगी, वैलिड भी हो सकता है, इनवैलिड 50-50% चांस। तो गांव या मोहल्ले में ऐसा कोई व्यक्ति तो आपको उसकी तरफ देखना चाहिए कि ये बात कर रहा है तो इसकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन आपको धीरज से सुनना चाहिए और फिर उसको भी समझ में आएगा। अगर वैलिड नहीं है तो वो व्यक्ति भी इंसान है ना, नहीं जिंदा, वो मान लेगा कि मेरी बात गलत थी, मुझे अब समझ में आएगा। नहीं तो आप सब लोग मान लेंगे कि हाँ आपकी बात सही। इस हद तक आपको धैर्य रखना इसी तरीके से। लेकिन ये बात मानकर भी नहीं चलना होगा कि इसका इनवैलिड ही होगा या तो वैलिड होगा। अब ये गांव और मोहल्ले के स्तर, संस्था के स्तर पर है, तो इसलिए आप संस्थाओं से सवाल रिलेटेड ज़्यादा है आपका, इसलिए बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। यहाँ पे आपके सामने उपाय है, एक विचार करो, एक प्रयोग करो, लेकिन जब गांव में जाओगे तब आपको ये बिल्कुल पक्का रखना है कि एक व्यक्ति सबसे कमजोर भी हो तो उसको जब तक वो हाँ नहीं कहता या आप हाँ नहीं कहते तब तक बहुत प्यार से आपको बात करो और निर्णय नहीं लेना। और निर्णय नहीं लेना इसका मतलब कुछ नहीं करना ऐसे नहीं होगा। कई निर्णय ऐसे होते हैं कि जो सहमति होती है, तो जिसमें सहमति है उसको लेके काम शुरू करो ना। किसने रोका है आपको? जिसपे हमारी सहमति नहीं हो रही है उसी पे हम लोग फिर रुके रहेंगे। ये क्यों कर रहे हो? 10 काम है कि जो सहमति हो रही है उसको काम करो, असहमति हो रही है उसको छोड़ो, अलग रहो, अध्ययन करते रहो तो तब तक। दिस इज द प्रैक्टिकल वे ऑफ डीलिंग विद। ना तो समूह को आग्रही होना चाहिए ना तो व्यक्ति को, तब आपका दूसरा रास्ता नहीं। नहीं तो आप खुद का भी नुकसान कर लोगे, दूसरों का भी। जब मैं मेंढा में थी तो मैं वहाँ घूम रही थी तो मैंने ऐसे कुछ लोगों से बात करी। तो जैसे मेंढा में हम उसको वो हमारे लिए बहुत प्राइमरी एग्जाम्पल है सर्व अनुमति का, ये सीखने के लिए। तो वहाँ पे जैसे कुछ लोगों से बात करके एक तो 2 चीज़ें सामने आई कि वहाँ पे कोई देवरा कम्युनिटी है, जो देवरा जो वहाँ के पुजारी, उनका एक समूह है जो ग्राम सभा के जो मैटर्स होते हैं या जो निर्णय होते हैं उनमें उनका वो इंटरफेयर कर सकते हैं और उनकी बात को बहुत माना जाता है क्योंकि वो बहुत पुरातन टाइम से उनको एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी का दर्जा दिया गया है। और दूसरी बात ये आई कि जो वहाँ भी जैसे आपने कहा कि कोई गरीब दलित औरत है उसका भी रुकना चाहिए, बट ऐसे थोड़ा महसूस हुआ कि ऐसा वहाँ भी नहीं हो रहा है। वहाँ भी जैसे जो कमज़ोर है वो शायद नहीं बोल पा रहा है और वो नहीं बोलते हैं। जब वो खुद भी जब तोहफा जी से बात हुई थी उन्होंने भी कहा कि 100% तो नहीं होता, कुछ दब जाते हैं, कुछ नहीं बोलते, ऐसे वैसे। तो जैसे व्यक्तिगत डेवलपमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के बीच का एक ये दिखा मुझे। और एक ये जो देवरा कम्युनिटी है देवारी, वो हाँ देवारी वो बैठे थे उस टाइम वहाँ पे ग्राम सभा में। पुजारी जो होता है, हाँ पुजारी कोई कम्युनिटी नहीं, उसी में से किसी को एक काम दे दिया है और पुजारी भी अपने आप से कोई निर्णय नहीं ले सकता। कब पूजा होगी, कब त्यौहार मनाएंगे, ये पूरा गाँव बैठ के देगा। पुजारी को कोई पावर नहीं, वो नौकर है खाली, बस दिन पूजा करनी है, आपने क्या करना है वो करो, उसको कोई पावर नहीं और कम्युनिटी तो है ही नहीं। दूसरी बात, देवाजी को आपने सराहना करनी चाहिए कि अपनी कमियां वो बता रहे हैं। हाँ पूरा हमारे यहाँ नहीं होता, सच बात है नहीं होता, क्योंकि सब लोग एकदम से नहीं बदलते हैं। ये आपको मौका मिला है लेकिन आपको हिम्मत जुटाने में भी समय लगता है।
तो सब लोग एक साथ आने में भी समय लगेगा, और उसमें सहयोगी मित्र की आज मेधालेखा में मेरे बार में इस तरह का सहयोगी मित्र की गैप है। जो लोग इस तरह की चिंता करें, सहयोग के साथ अध्ययन करें, इस तरह के मुद्दों पे उनसे बात करें, लेकिन ऐसा बात वही कर सकता है जो उनका पूरा आदर करता है, प्यार करता है। ऐसा सहयोगी मित्र आप जैसा युवा को मिलेगा तो ऐसे सवाल होगा ज़्यादा तेजी से कम। मैं तो आज उम्र और बीमारी के कारण मैं अपनी भूमिका करके वहाँ से अलग अब उनका जो करना है वो करें, जो नहीं करना है नहीं करें। आपको बहुत चिंता होती है तो कोई सहयोगी मित्र वहाँ पे आ जाए और आपके साथ काम करे, ऐसे आपको शुभकामना करने के लिए तब होगा, अपने आप हो जाएगा सब। ऐसे मानने से नहीं होगा। कर्मानुमति कह दी तो सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। घर वालों ने उनकी में भी गलती होती है, आपको काम करना पड़ेगा। हम काम करेंगे तभी होगा, और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम बनने में आपको अपना योगदान देना होगा। मैं कहूँगा वही सब करेंगे, ऐसा कहने से हम नहीं कर सकते। आपको तो चीज़ों में बैलेंस है, उससे फिर हम बनते हैं। हम जब बन जाते हैं तो बहुत ताकत है। उसके लिए आपको ध्यान देना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। उनमें भी कहाँ कमी है, उसमें अध्ययन मंडल को ढूंढना होगा। आप भले ही उसमें ढूंढना होगा, लेकिन अध्ययन मंडल में सारी चीज़ों की चिंता करें, देखेगा कि कहाँ भूल रहा है, कैसे, क्या कारण है। मैं यहाँ से नहीं कह सकता, आपका भी अध्ययन मंडल बहुत बारीकी से जानेगा कि क्या कारण। गाँव के लोग ही ज़्यादा जानते हैं कि गाँव में कहाँ होते हैं, और उसका उपाय भी जानते हैं, तब काम होता है। लेकिन इसलिए जिम्मेदारी लेनी पड़ती, उस जिम्मेदारी से हमको घबराते, वो अपने आप को समझना होगा, है ना। क्योंकि अधिकार की बात तो सब करते हैं, अधिकार के साथ कर्तव्य आता है, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं आ सकता। ये बात को भी आपको